हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम ओपैम्प की वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। बट उसके पहले हम ओपैम्प के कुछ बेसिक्स देख लेते हैं एंड देन वी विल गो अहेड एंड लुक एट द वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन ऑफ ओपैम्प। तो सबसे पहले ये ओपैम्प का ब्लॉक डायग्राम है जिसमें प्लस वी सेट इज द हाईएस्ट वोल्टेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड एट द आउटपुट ऑफ द ओपैम्प एंड माइनस वी सेट इज द लोएस्ट वोल्टेज दैट कैन बी ऑब्टेन्ड एट द आउटपुट ऑफ ओपैम्प। जो पॉजिटिव टर्मिनल है that is known as non-inverting terminal and the negative one is known as the inverting terminal। और op-amp को हम बोलते हैं हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ऐसा क्यों बोलते हैं वो उसके इनपुट आउटपुट रिलेशन से हम देख सकते हैं। V0 जो होता है that is equal to AOL, that is the open loop voltage gain of op-amp multiplied by V1 minus V2। अब जो AOL होता है ओपन लूप वोल्टेज गेन ऑफ ओपैम्प दैट इज टिपिकली इन द रेंज ऑफ 10 to the power 5 to 10 to the power 6। तो क्योंकि इसका गेन इतना हाई रहता है इसीलिए हम इसको हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर भी नाम देते हैं। डिफरेंशियल एम्पलीफायर इसलिए बिकॉज V1 माइनस V2 का जो डिफरेंस है इसको एम्पलीफाई करता है ओपैम्प, इसलिए ये हाई गेन डिफरेंशियल एम्पलीफायर के नाम से भी जाना जाता है। ये प्लॉट हमारे ओपैम्प के ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व को शो करता है या रिप्रेजेंट करता है। इसमें भी अगर हम ध्यान से देखें तो V0 जो आउटपुट वोल्टेज है ओपैम्प का उसकी मैक्सिमम वैल्यू प्लस वी सेट हो सकती है और मिनिमम वैल्यू माइनस वी सेट हो सकती है। एक और कंसेप्ट जो हमको पता है ऑलरेडी दैट इज कि किसी भी डिवाइस को हम एज एन एम्पलीफायर जब यूज करते हैं तो उसको हम लीनियर रीजन में ऑपरेट करते हैं उसके ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स के। तो लीनियर रीजन क्या होता है किसी भी डिवाइस के ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स का? लीनियर रीजन वो रीजन होता है जहां पर आउटपुट इनपुट के साथ लीनियरली इंक्रीज या डिक्रीज हो, उस रीजन को हम बोलते हैं लीनियर रीजन ऑफ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ डिवाइस। अगर हम ओपैम्प के ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो ओपैम्प को जब हम एज एन एम्पलीफायर यूज करते हैं इन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन तो हमारा जो लीनियर रीजन ऑफ ऑपरेशन होता है दैट इज वेरी नैरो, जो कि यहाँ पर भी हमको दिख रहा है। और ये जो V in हमने यहाँ लिखा है दिस इज बेसिकली V1 माइनस V2, मतलब जो डिफरेंस होता है वोल्टेजेस का एट द नॉन इन्वर्टिंग एंड द इन्वर्टिंग टर्मिनल उनके डिफरेंस को ही हम V in कंसिडर कर रहे हैं यहाँ पर। इस रीजन को हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू भी निकाल सकते हैं। अगर हमको ओपैम्प के आउटपुट पर जो वोल्टेज चाहिए है दैट इज इन द रेंज ऑफ प्लस माइनस 10 वोल्ट और जो हमारा ओपन लूप गेन है वोल्टेज गेन है ओपैम्प का दैट इज 10 to the power 6, तो इन दैट केस V in will be equal to V1 minus V2 and this will be equal to V0 upon the open loop voltage gain। ये हम इस रिलेशन से इजीली निकाल सकते हैं। तो ये जो रेंज आएगी इनपुट की दैट विल बी प्लस माइनस 10 माइक्रोवोल्ट। तो इतनी कम रेंज आती है हमारी इनपुट की फॉर गेटिंग एन आउटपुट वोल्टेज ऑफ प्लस माइनस 10 वोल्ट इन दी ओपैम्प, है ना, जब हम ओपैम्प को एज एन एम्पलीफायर यूज कर रहे हैं इन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन। इस कारण से हम ओपैम्प को एज एन एम्पलीफायर इन ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन यूज नहीं करते हैं। हम फीडबैक्स का यूज करते हैं ओपैम्प में सो दैट हम इस रीजन ऑफ ऑपरेशन जो लीनियर रीजन ऑफ ऑपरेशन है इसको थोड़ा सा एफिशिएंटली यूज करके और ओपैम्प का जो ये हाई गेन है उसका प्रॉपरली यूज कर पाए हम। तो अब हम देखते हैं कि जब हम ओपैम्प में पॉजिटिव या नेगेटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं तो हमारा ओपैम्प का सर्किट किस तरीके से दिखाई देता है और हम किसी भी सर्किट में ये पता कैसे कर सकते हैं कि हमारा जो फीडबैक अप्लाइड है दैट इज पॉजिटिव फीडबैक और नेगेटिव फीडबैक, ये हम थोड़ा सा देख लेते हैं। तो अगर हम ये फर्स्ट और सेकंड वाला सर्किट देखें तो इसमें पॉजिटिव फीडबैक अप्लाइड है। ऐसा कैसे हमको पता चल रहा है कि पॉजिटिव फीडबैक अप्लाइड है? जब हमारा ओपैम्प का आउटपुट टर्मिनल ओपैम्प के नॉन इन्वर्टिंग इनपुट टर्मिनल से कनेक्टेड रहता है थ्रू एन एलिमेंट या थ्रू मल्टीपल एलिमेंट्स। जैसे यहाँ पर एक ही एलिमेंट लगा हुआ है, एक ही रेजिस्टर है, तो यहाँ पर मल्टीपल रेजिस्टर्स भी हो सकते हैं या कुछ दूसरे एलिमेंट्स का कॉम्बिनेशन भी यहाँ पर प्रेजेंट हो सकता है।
बस हमको ध्यान ये रखना है कि ये जो आउटपुट टर्मिनल है ओप-एम्प का, ये नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्टेड होना चाहिए। इन दैट केस द फीडबैक इज नोन एज पॉजिटिव फीडबैक। और जब हमारा ओप-एम्प का आउटपुट टर्मिनल हमारे ओप-एम्प के इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्टेड रहता है, जैसा कि इन दो केसेस में है, उस केस में हमारा जो फीडबैक है दैट इज नोन एज नेगेटिव फीडबैक। इसके अलावा जब हमारा इनपुट ओप-एम्प के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्टेड होता है, तो हमारा जो एम्पलीफायर है उसको हम नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर बोलते हैं, जैसा कि फर्स्ट और थर्ड केस में हमको देखने को मिल रहा है। जो हमारा इनपुट है इन दोनों ही केसेस में हमारे ओप-एम्प के नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्टेड है। और जो हमारा सेकंड और फोर्थ केस है, इन दोनों केसेस में हमारा जो इनपुट है ये ओप-एम्प के इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्टेड है। इसीलिए इन दीज केसेस द एम्पलीफायर इज टर्म्ड एज एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ठीक है। और एक चीज और जो हमने यहाँ पर देखी कि इनपुट यहाँ पर हम दोनों के दोनों टर्मिनल्स पर अप्लाई नहीं कर रहे हैं, मतलब इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ओप-एम्प के जो हैं उन पे दोनों पे ही हम इनपुट अप्लाई नहीं कर रहे हैं, उनमें से किसी एक टर्मिनल पर ही हम इनपुट अप्लाई करते हैं। तो प्रैक्टिकली यही केस होता है, हम दोनों के दोनों इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल्स पर इनपुट बहुत रेयरली अप्लाई करते हैं। जनरली हम दोनों में से किसी एक ही टर्मिनल पर इनपुट अप्लाई करते हैं और ओप-एम्प को एज एन एम्पलीफायर यूज करते हैं। एक चीज और, जब भी हम पॉजिटिव फीडबैक अप्लाई करते हैं ओप-एम्प में, तो उसको हम कभी भी एज एन एम्पलीफायर यूज नहीं करते हैं, क्योंकि दैट कॉन्फ़िगरेशन इज अनस्टेबल। ठीक है, वो बहुत ही अनस्टेबल होता है, हमको आउटपुट अनस्टेबल मिलता है इन दैट केस। तो पॉजिटिव फीडबैक का यूज हम कब करते हैं ओप-एम्प में? जब हमको ओप-एम्प को एज एन ऑसिलेटर यूज करना होता है, केवल तभी हम पॉजिटिव फीडबैक का यूज ओप-एम्प में करते हैं। अगर हम नेगेटिव फीडबैक की बात करें, तो नेगेटिव फीडबैक ही हम यूज करते हैं जब भी हमको ओप-एम्प को एज एन एम्पलीफायर यूज करना होता है। नेगेटिव फीडबैक के कुछ एडवांटेजेस जो हैं वो होते हैं कि जो हमारा नेगेटिव फीडबैक है वो वोल्टेज गेन को कंट्रोल करता है, कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को कंट्रोल करता है, जो पार्ट टू पार्ट वेरिएशंस होते हैं हमारे जो ओप-एम्प सर्किट में उनको रिड्यूस करने में काम करता है। तो पार्ट टू पार्ट वेरिएशंस क्या होता है? अगर ओप-एम्प एक पार्ट है हमारे सर्किट का, है ना? इसके अलावा भी और भी हमारे पार्ट्स हैं और दूसरे डिवाइसेस भी लगे हुए हैं, एंड ओप-एम्प सर्किट इज़ वन ऑफ द पार्ट्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सिस्टम। तो इन दैट केस ओप-एम्प के कारण जो भी वेरिएशंस होंगे वो बहुत मिनिमाइज़ होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव फीडबैक इन द ओप-एम्प सर्किट। उसके अलावा स्टेबिलिटी को इम्प्रूव करने में नेगेटिव फीडबैक हेल्प करता है, जो कि पॉजिटिव फीडबैक में नहीं हो पाता है। उसके अलावा जो सेंसिटिविटी है हमारे ओप-एम्प सर्किट की टू टेम्परेचर एंड एनवायरमेंटल वेरिएशंस, वो भी नेगेटिव फीडबैक रिड्यूस करने में हमारी हेल्प करता है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और फाइनली समझने की कोशिश करते हैं कि वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन क्या होती है। तो वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन को समझने के लिए हम एक सर्किट का यूज़ करेंगे विच इज़ दिस सर्किट। और ये सर्किट कैसा सर्किट है? नेगेटिव फीडबैक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर सर्किट है ये। क्योंकि हमारा जो आउटपुट टर्मिनल है ओप-एम्प का वो ओप-एम्प के इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसलिए नेगेटिव फीडबैक। और जो इनपुट है वो भी इन्वर्टिंग टर्मिनल से कनेक्टेड है, इसलिए इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो ये है नेगेटिव फीडबैक इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। इसका यूज करके हम वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन को समझने की कोशिश करते हैं। तो ओप-एम्प की वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन क्या कहती है कि अगर ओप-एम्प के दोनों में से एक टर्मिनल को हमने ग्राउंडेड कर दिया है, तो दूसरा टर्मिनल भी वर्चुअली ग्राउंडेड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमने नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल को ग्राउंड किया हुआ है, यहाँ का वोल्टेज हम V1 मान लें अगर, और यहाँ का वोल्टेज हम V2 मान लें, तो V1 यहाँ पर क्या है? V1 0 वोल्ट है क्योंकि वो ग्राउंडेड है। तो according to virtual ground condition, V2 will also be approximately equal to 0 volt। ये कैसे आता है? ये भी हम एक न्यूमेरिकल एग्जांपल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। अगर हम इनपुट आउटपुट रिलेशनशिप देखें ओप-एम्प का, तो वो सेम रहेगा, V नॉट इज इक्वल टू द ओपन लूप वोल्टेज गेन ऑफ ओप-एम्प मल्टीप्लाइड बाय द डिफरेंशियल वोल्टेज। ठीक है, तो V नॉट अगर हम मान लें कि 10 वोल्ट है या चाहिए है हमको एट द आउटपुट ऑफ ओप-एम्प, हमारा ओपन लूप वोल्टेज गेन 10 टू द पावर 6 है। तो इन दैट केस अगेन V1 माइनस V2 जो आएगा
that will come out to be equal to 10 माइक्रोवोल्ट। यहाँ पर V1 ऑलरेडी 0 है, तो इस कारण से जो V2 है that will be equal to 10 माइक्रोवोल्ट और -10 माइक्रोवोल्ट। ठीक है, इसको आप अप्रोक्सीमेटली बोल सकते हो 0 वोल्ट। इसलिए जो हमारा ओप एम्प है उसकी वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन कहती है कि एक टर्मिनल को अगर हमने ग्राउंड कर दिया है तो दूसरा टर्मिनल ऑलमोस्ट वर्चुअली ग्राउंड हो जाएगा। दिस इज व्हाट द वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन इज ऑल अबाउट। हमको एक चीज ध्यान रखना है कि वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन जो है वो हमेशा वैलिड रहेगी ओप एम्प में, और जो इनपुट आउटपुट रिलेशन है हमारे ओप एम्प का ये भी हमेशा वैलिड रहेगा, चाहे हम फीडबैक यूज करें या ना करें। ठीक है, ऐसा नहीं है कि हम ओप एम्प को ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में यूज करेंगे तभी ये रिलेशन वैलिड रहेगा। ये ओप एम्प का रिलेशन है, ये हमेशा वैलिड रहेगा, चाहे हम ओप एम्प को ओपन लूप कॉन्फ़िगरेशन में यूज करें या फिर फीडबैक कॉन्फ़िगरेशन में यूज करें, ये रिलेशन हमेशा वैलिड रहेगा। और जो फीडबैक है यहाँ पर वो हमको इस चीज में हेल्प कर रहा है कि जो इनपुट की रेंज है दैट कैन बी मोर देन 10 माइक्रोवोल्ट जो हमने इसके पहले देखी थी। ठीक है, -10 माइक्रोवोल्ट से +10 माइक्रोवोल्ट हमने इनपुट की रेंज देखी थी जब हम फीडबैक का यूज नहीं कर रहे थे। अब फीडबैक हमको इस चीज में हेल्प कर रहा है कि इनपुट की रेंज कैन बी मोर देन दैट, लेकिन जो V1 और V2 के बीच का डिफरेंस है वो जो है 10 माइक्रोवोल्ट या उससे कम रहेगा फॉर दिस पर्टिकुलर केस। ठीक है, तो इनपुट अब हमारा ज्यादा रेंज का हो सकता है, बट फीडबैक मेक श्योर कि जो ये V1 माइनस V2 का डिफरेंस है ये ऑलमोस्ट 0 वोल्ट के बराबर रहे। जो नेगेटिव फीडबैक है वो हमको इस चीज़ में हेल्प करता है कि चाहे Vin की रेंज कुछ भी हो बट V1 माइनस V2 जो होगा उसकी वैल्यू शुड बी सच दैट कि हमारा जो ओप एम्प है वो अपने ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स के लीनियर रीजन में काम करे, सो दैट हमको जो आउटपुट मिलेगा उसमें किसी भी तरीके के कोई डिस्टॉर्शंस ना हो। तो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव फीडबैक। अभी तक हमने ये चीज़ देखी कि फीडबैक इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि अगर V1 हमारा 0 वोल्ट है दैट इज द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल इज ग्राउंडेड, तो V2 भी अप्रोक्सीमेटली 0 वोल्ट पर रहेगा। ये फीडबैक का काम है। इसको अगर हम और जनरलाइज करें तो V1 कितना भी हो, चाहे वो 0 वोल्ट हो चाहे कितना भी हो, it should always be approximately equal to V2 या V2 should always be approximately equal to V1। इसको अगर हम और प्रॉपर टर्म्स में लिखें तो वोल्टेज एट द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल should be equal to voltage at the inverting terminal। ये है और जनरलाइज्ड कंडीशन फॉर प्रॉपर ऑपरेशन ऑफ ओप एम्प। यहाँ पर मैंने इक्वल टू लिख दिया है, ये एग्जैक्टली इक्वल नहीं होता बट द डिफरेंस इज वेरी वेरी स्मॉल, इट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ माइक्रोवोल्ट्स, है ना। तो इसीलिए हम इसको इक्विवेलेंट लिख सकते हैं और इस कंडीशन का यूज करके हम जो हमारे कैलकुलेशंस हैं ओप एम्प के उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को हम काफी कम कर सकते हैं। तो ये था हमारा वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन का कंसेप्ट। अब हम इसका यूज करके और ये जो जनरलाइज कंडीशन हमने निकाली है इसका यूज करके हम ओप एम्प के इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर मोड्स के हम वोल्टेज गेन्स निकालने की कोशिश करते हैं। इसके पहले कि हम वोल्टेज गेन कैलकुलेशन करें इन्वर्टिंग और नॉन इन्वर्टिंग ओप एम्प एम्पलीफायर्स का, हम एक छोटा सा कंसेप्ट और देख लेते हैं। ये हमारा इंटरनल स्ट्रक्चर है ओप एम्प का। इसमें अगर हम देखें तो Ri जो होता है दैट इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा ओम्स, दिस इज नोन एज द इनपुट इम्पिडेंस, ये कुछ मेगा ओम्स में होता है। R0 जो होता है दैट इज द आउटपुट इम्पिडेंस ऑफ ओप एम्प, ये कुछ फ्यू ओम्स का होता है। और जो Vd है, Vd इज बेसिकली V1 माइनस V2। ठीक है, तो अगर हम ध्यान से देखें और यहाँ का करंट निकालने की कोशिश करें, जो इनपुट रेजिस्टेंस है उसके थ्रू जो करंट फ्लो हो रहा है, अगर मैं उसको कैपिटल I कंसिडर कर लेता हूँ और मैं निकालने की कोशिश करता हूँ उस करंट को, तो कैपिटल I विल बी इक्वल टू द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट्स, एक ये पॉइंट और
एक ये पॉइंट, दैट इज द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल और इन्वर्टिंग टर्मिनल के बीच में जो वोल्टेज डिफरेंस है वो डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस Ri. तो I will be equal to V1 minus V2 divided by Ri. अब V1 minus V2 हमने ऑलरेडी देख लिया है कि ये समथिंग माइक्रोवोल्ट में होता है, तो मैं इसको लिख ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल इट इज 10 माइक्रोवोल्ट। Ri कुछ मेगा ओम्स में रहता है, मैं इसको अज्यूम कर लेता हूँ 1 मेगा ओम। जब आप ये करंट निकालोगे तो दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 10 into 10 to the power minus 12 amperes which is almost equal to 0। मतलब जो करंट इस इनपुट रेजिस्टेंस के थ्रू फ्लो कर रहा है दैट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0। तो इसलिए हम कभी भी ओपैम्प के अंदर जाने वाले करंट को या ओपैम्प से बाहर आने वाले करंट को 0 मानकर कैलकुलेशंस परफॉर्म करते हैं, और इस चीज का यूज हम ये जो वोल्टेज गेन कैलकुलेशन करेंगे उसमें भी करेंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं ओपैम्प का जो इन्वर्टिंग एम्पलीफायर है उसका हम वोल्टेज गेन कैसे निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो सर्किट है इन्वर्टिंग एम्पलीफायर का, इसका जो ये नोड है उसको हम नाम दे देते हैं ए। जो करंट्स हैं वो हम अज्यूम कर लेते हैं, से दिस करंट इज I1, ये जो करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है दिस करंट इज से I2, और ये जो करंट है दिस करंट इज से I3। तो अगर हम KCL अप्लाई करते हैं एट नोड ए तो हमको जो इक्वेशन मिलेगी वो क्या मिलेगी, इनकमिंग करंट इसमें केवल एक है विच इज I1, आउटगोइंग करंट्स दो हैं I2 और I3। अभी हमने एक कंसेप्ट देखा कि क्योंकि ओपैम्प का इनपुट इम्पिडेंस या इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है ऑफ द ऑर्डर ऑफ मेगा ओम्स, इसलिए ये I3 क्या मान लेते हैं हम, ऑलमोस्ट इक्वल टू 0। This is of the order of 10 to the power minus 12 ampere which is approximately 0. So this will be considered as 0. In that case I1 will be equal to I2। अब अगर हम इन दो करंट्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करें तो कैसे कर सकते हैं, तो I1 will be equal to Vin minus Va divided by resistance which is R1। Similarly I2 can be written as Va, the voltage at node A, minus यहाँ का वोल्टेज which is the output voltage V0 divided by the resistance value R2। अब हमको वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन से ऑलरेडी पता है कि अगर हमारा नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल ग्राउंडेड है तो इन्वर्टिंग टर्मिनल का वोल्टेज भी क्या हो जाएगा, 0। दैट इज Va इज इक्वल टू 0 बाय वर्चुअल ग्राउंड कंडीशन। तो अगर ये हम सब्सटीट्यूट करें इस इक्वेशन में, ऊपर जो इक्वेशन लिखी है उसमें, तो this equation will become Vin divided by R1 equal to minus V0 divided by R2। तो यहाँ से अगर हम V0 by Vin निकालें तो it can be easily computed as V0 by Vin will be equal to minus R2 divided by R1। ये होता है हमारा वोल्टेज गेन ऑफ एन इन्वर्टिंग ओपैम्प एम्पलीफायर। ठीक है, तो इस तरीके से आप इजीली वोल्टेज गेन कैलकुलेट कर सकते हो एक ओपैम्प इन्वर्टिंग एम्पलीफायर के लिए। इसी तरीके से हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वोल्टेज गेन नॉन इन्वर्टिंग ओपैम्प एम्पलीफायर का कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिस सर्किट शोज एन ओपैम्प नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। यहाँ पर हम देखें तो बाय वर्च्यू ऑफ द फीडबैक, जो नोड ए अगर ये है तो इस नोड ए का वोल्टेज, ये जो नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल पर वोल्टेज है वी इन, इसके बराबर होगा। तो सबसे पहली चीज हम ये देख लेते हैं कि वी ए विल बी इक्वल टू वी इन, क्योंकि ये चीज हम ऑलरेडी अभी देख चुके हैं दैट द वोल्टेज एट द नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल विल ऑलवेज बी इक्वल टू द वोल्टेज एट द इन्वर्टिंग टर्मिनल। तो इस चीज का यूज करके हमने ये रिलेशन लिखा है। अब अगर हम आगे बढ़ें और इस पर्टिकुलर नोड पर KCL अप्लाई करें, उससे पहले हम करंट्स डिनोट कर देते हैं। दिस करंट इज सपोज I1, दिस करंट इज सपोज I2,
and this current is suppose I3 और फिर KCL अप्लाई करते हैं at node A। तो हम देखेंगे कि इनकमिंग करंट केवल एक ही है which is I1 और आउटगोइंग करंट्स जो है I2 और I3 हैं। तो यहाँ पर आप लिख सकते हो I1 is equal to I2 plus I3। ये चीज हम ऑलरेडी देख चुके हैं that I3 is very small of the order of 10 to the power minus 12 ampere which will be equal to 0। तो यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें तो हमको मिलेगा I1 is equal to I2। अगर हम सर्किट देखें I1 कैलकुलेट करने की कोशिश करें तो I1 will be equal to the voltage at this node which is 0 volt minus the voltage at node A which is VA divided by R1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0 minus VA divided by R1 equal to I2 देखें अगर तो it will be equal to voltage at node A minus the voltage at the output node which is V0 divided by R2। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं VA minus V0 divided by R2। इसके बाद हम VA is equal to Vin सब्सटीट्यूट करते हैं और उसके बाद V0 by Vin जो हमको गेन निकालना है वो हम निकालने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले VA is equal to Vin जब सब्सटीट्यूट करेंगे यहाँ पर तो हमको मिलेगा माइनस Vin डिवाइडेड बाय R1 इक्वल टू Vin माइनस V0 डिवाइडेड बाय R2। इस इक्वेशन को जब आप फाइनली सॉल्व करोगे और V0 बाय Vin निकालोगे तो यू विल गेट द रिलेशन 1 प्लस R2 बाय R1। तो ये है आपका फाइनली वोल्टेज गेन इन द केस ऑफ ओपैम्प नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। ये आपका फाइनल वोल्टेज गेन है फॉर एन ओपैम्प नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। तो इस तरीके से आप वोल्टेज गेन निकाल सकते हो फॉर एन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर एंड फॉर अ नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर। अगर आपको KCL लगाने में किसी भी तरीके की कोई दिक्कत होती है तो उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है। उस वीडियो की लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर कर देता हूं, आप उसे जाकर देख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको किसी भी तरीके का कोई डाउट है इस वीडियो में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो मैं कमेंट सेक्शन में ही रिप्लाई कर दूंगा, अदरवाइज मैं एक सेपरेट वीडियो बनाकर आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूंगा। थैंक यू वेरी मच।